बहुत बहुत अभिनंदन दोस्तों। इतना प्यार मिलेगा आप लोगों से मैं इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। आज आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको बताऊंगा और आप सुनेंगे और आप कुछ जानेंगे। मैं भी सीख रहा हूं आपके साथ। मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। जब मैं आपके मुखातिब होता हूं आपके सामने, तो मेरी भी कुछ तैयारियां होती हैं, करनी पड़ती हैं भाई। आखिर बच्चे हो, आप लोग इतने सारे देख रहे हो, आपका दिमाग जहां चलेगा अकेले मुझका कहां चलेगा। मेरे को अगर फोकस करना है तो मैं 1, 2 या 3 जगह पर फोकस कर सकता हूं, लेकिन आपका फोकस तो कितनी जगह है। इतने सैकड़ों में बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो वो मुझसे पूछेंगे। तो उसके लिए मैं इंतजार करता हूं। आप अपने सवाल पूछें, कमेंट दें। बिल्कुल मैं सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आगे का सफर हमारा लंबा है, लेकिन बहुत रोमांचक है, मजा आने वाला है दोस्तों। आज आपके साथ मैं 2 क्वेश्चंस नेशनल इनकम अकाउंटिंग से शेयर करूंगा। जो भी यहां पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो आपके बोर्ड के लिए बहुत जरूरी। और आज जिन बातों पर हम चर्चा करेंगे, आप समझ लीजिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर उसको आप समझ गए, उसको आपने आत्मसात कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से, तो आपके लिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। कई बच्चों के लिए मुश्किल है। देखिए न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। मैं हाल फिलहाल जिस तरह का मैं ये सेशन चलाने वाला हूं, इसमें मैं न्यूमेरिकल से आपको दूर रखूंगा। क्यों? उसका कारण क्या है? वाजिब सा कारण है। ये न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बच्चों में डर पैदा करते हैं। मुझे आपको डराना नहीं है, उस डर से बाहर निकालना है। जिस दिन आप उस डर से बाहर निकल जाएंगे, हम उन न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे जरूर। जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे कोर्स में, उन्हें मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन पहले हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो थ्योरी बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मजा आएगा। आपके सामने मैं आज 2 क्वेश्चंस ला रहा हूं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 सेकंड का पॉज दे रहा हूं मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके लीजिए। जैसे भी, मैं इतनी टेक्नोलॉजी मैं नहीं जानता हूं, ये आपने महसूस किया होगा। समय दीजिए। मैं अपने वीडियोस में जो भी खामियां हैं, टेक्निकल खामियां हैं, उनको सुधार करूंगा। लेकिन उन चीज को आपको नजरअंदाज करना है। कंटेंट पर जाइए, कंटेंट का आनंद लीजिए, मजा लीजिए, खूब मजा आने वाला है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने ये देखा होगा क्वेश्चन में, कि डोमेस्टिक इनकम क्या है। डोमेस्टिक इनकम, और एक नाम आप देख पा रहे होंगे, नेशनल इनकम। ठीक है ना? 2 चीजें देख रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। तो आज इसको समझना है। 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 में आ सकते हैं, 6 में आ सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है तो उसे कैसे लिखना है ये आप बखूबी जान पाएंगे। छोटी सी बात को बड़ा करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है। हम उसमें और भी 2-3 बातें जोड़ पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बिल्कुल जोड़ेंगे। अभी हम इसको 3 नंबर के हिसाब से, मैंने आपके मतलब नोट्स में जो मैंने दिखाया है 3 नंबर में, 4 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है। तो उसके हिसाब से हमें समझना है। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक्स में इसको समझना बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था, मैं भूल रहा हूं उस जगह का नाम। अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है, सेंटिनल आइलैंड करके हम शायद उसे कहते हैं। सेंटिनल, यस, सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार में। क्या खासियत है भाई? इतना दूर क्यों चले गए? अंडमान जाना पड़ता है। वो आइलैंड, उसकी खूबी ये है
कि वहां के जो इनहेबिटेंट्स है, इनहेबिटेंट्स मतलब आप समझिए वहां पे ओरिजिनली जो सदियों से रहते आ रहे हैं लोग, ठीक है ना, उन लोगों ने अभी भी बाहरी दुनिया को नहीं देखा है ना। वो अपने वो जो उनका एरिया है, जो सरकार ने भी घोषित कर रखा है कि भाई इस एरिया तक ही लोग जा सकते हैं, यानी हम कोई भी जो बाहरी दुनिया, वो लोग समझते हैं वो बाहरी दुनिया है उनके लिए, तो हम लोग वहां अप्रोच नहीं कर सकते। दैट आइलैंड इज नॉट अप्रोचेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, पीपल ऑफ दिस यूनिवर्स। They are absolutely isolated still at this period, in this era. दुनियादारी से बिल्कुल दूर है आज की। तो कैसे रहते होंगे? फर्ज करो हम 30,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। इंसानी दुनिया एक चरणों में आगे बढ़ी है। कहा जाता है, अगर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसको मैं 3 फेज में आपको बता देता हूं कि 3 फेज में हम अपने ट्रेवल को, जो इंसान आज का इंसान है, उसको ट्रेवल को मैं 3 फेज में विभाजित करता हूं, डिवाइड करता हूं। पहला वो फेज जब इंसान की यही इच्छा होती थी कि भाई खाना मिल जाए, आज का खाना बदोश, फॉरेजर्स बोलते हैं उनको। They are just searching for their food and nothing else. फिर धीरे 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 आप समझ लीजिए 10-12 हजार साल पीछे अगर हम जाते हैं, मैंने पहले 30,000 साल बोला, उसके बाद में आगे चले आए हम, और आज की दुनिया से, आज के समय से हम 12,000 साल पीछे की जब जाते हैं, तो इंसानों ने तब तक ज्ञान प्राप्त कर लिया कि भाई इधर उधर जंगल से खाने पीने की चीजें न ढूंढकर हम जहां अपना सेटलमेंट्स बनाया है, जहां हम रुक रहे हैं ज्यादा समय के लिए। खाना बदोश इसलिए कहते थे बहुत पुराने जमाने में कि वो अपनी जगहें बदलते रहते थे, जैसे जैसे खाना उनको जहां मिलता था उसके अनुसार वो अपने आप का पलायन करते थे, एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाते थे। तो हमारी तरह घर नहीं बनाते थे या बिलोंगिंग्स को वो अपने पास नहीं रखते थे, बहुत नॉमिनल चीजें होती थी जो उनके पास है, वो कुछ भी मतलब वो कहते हैं ना संपत्ति इकट्ठी करते हैं ना हमारे मन में, जैसा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने खेती बाड़ी सीखी। तो दूसरा फेज आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जब शुरू हुआ, इंसान समझने लगा, खेती बाड़ी करने लगा, है ना। ये सब क्रांतियां हैं। क्रांतियां वो होती हैं जो समय को बदल देती हैं, बिल्कुल बदलाव, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जैसे एक किसान खेती करता है ना, नीचे की पुरानी मिट्टी को ऊपर लाता है, ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाता है, तब उसको फसल मिलती है। तो हमारे समाज में भी एक क्रांतियां हुई है। तो ऐसी कृषि क्रांति थी, जमाना बदल गया उनके लिए, रहन सहन बदल गया, तब वो एक जगह रुकने लगे। तीसरा फेज जो मैं कह रहा हूं उसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जब मशीनीकरण हुआ, तभी तो हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसने भी जमाना बदल दिया। तो ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ आप कहेंगे यार हाँ हमने स्कूलों में पढ़ा, क्लास में पढ़ा, सर आए उन्होंने बताया ये डोमेस्टिक इनकम है, ये नेशनल इनकम है, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड नहीं करना है, बस हो गया काम खत्म। और ये आदमी क्या है, इधर का उधर ले जा रहा है, हिस्ट्री ले जा रहा है, इकोनॉमिक्स में। अरे भैया लिंक हो जाएगा अभी, बस थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा सब्र रखो, मैं भी लिंक कर देता हूँ उसको। मैं बात कर रहा था सेंटिनल आइलैंड की, तो वो लोग भी आज वैसे ही जी रहे हैं, यानी वो आप उनको लिंक कर सकते हैं जिस तरह से फोरेजर्स रहते थे, खानाबदोश रहते थे, या जो कृषक बन गए, अपने यहाँ पर जो भी उनको ज्ञान मिला, भाई ये उगा सकते हैं हम, है ना, नेचर पे नहीं है, हम भी पैदा कर सकते हैं, तो वो शायद जानते होंगे। मैं इतना नहीं जानता हूं, आप गूगल पे सर्च करें, सेंटिनल आइलैंड है, बिल्कुल बहुत प्यारी जानकारी है, आपको यहां से रिलेट हो जाएगी। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने दूसरी दुनिया नहीं देखी है, वो एक्चुअली डोमेस्टिक इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी, हाँ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स ट्रेड ऑफ है, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कीजिए, यही अर्थव्यवस्था है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस उसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो पढ़ने पड़ते हैं भाई, लेकिन अगर आसानी से समझना हो कि इकोनॉमिक्स है क्या, तो हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं,
ट्रेड ऑफ से पैदा होती है और वही अर्थव्यवस्था है। तो इन लोगों की, सेंटिनल आइलैंड लोगों की व्यवस्था जो है वो डोमेस्टिक है। क्यों डोमेस्टिक क्यों है? ये उनका एरिया है, समझ लीजिए 100 किलोमीटर में। मैं केवल एजम्पशन दे रहा हूं भाई, इस पे आगे उंगली मत उठा देना कि 100 किलोमीटर नहीं है, 200 है, हमने तो देख के आए हैं। एजम्पशन पर इकोनॉमिक्स चलती है। 100 किलोमीटर के एरिया में वो रहते हैं। जो खाना पीना है, पहनना है, पहनते हैं नहीं पहनते हैं, क्या पहनते हैं, पेड़ों की छाल पहनते हैं, नहीं मालूम, बहुत कम जानकारी है। बाहर की दुनिया, आउटर वर्ल्ड यहां गया, डेथ, मारा गया, जिंदा नहीं बचा। कहानी है कि हम लोगों ने जब इन सेंटिनल आइलैंड के निवासियों से संपर्क करने की कोशिश की तो वापस कोई नहीं लौटा। ये लोग हमारी दुनिया में नहीं आते। एक थ्योरी बताती है, मतलब मानना है ऐसा, जो वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने इनहैबिटेंट, यानी कि जहां ये रह रहे हैं, जो सीमित क्षेत्र इन्होंने अपना बना रखा है, अगर उससे वो बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसी नई बीमारियों का उनको सामना करना पड़ेगा जिसका इलाज नहीं है, और उनकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ये वहीं पर है। तो ये क्या है? ये है क्लोज इकोनॉमी। हम अगर अपनी भाषा में कहें तो ये लोग क्लोज इकोनॉमी में रहते हैं। क्लोज इकोनॉमी, जैसे भी रहना है, खाना है, पीना है, कोई भी लिविंग स्टैंडर्ड है, इनको कोई मतलब नहीं है। टीवी, फ्रिज क्या होता है, कपड़े क्या होते हैं, ब्रांडेड कपड़े क्या होते हैं, एलोन मस्क साहब कौन है, अडानी साहब कौन है, हाँ कोई मतलब नहीं है, ये अपने में मस्त है। डोमेस्टिक इनकम, जो कुछ भी ये इस एरिया में पैदा करेंगे, एक दूसरे के साथ उसको बांटेंगे, उसका ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रेड ऑफ करेंगे, एवरीथिंग इज डोमेस्टिक इनकम। लेकिन हमारी दुनिया तो ऐसी नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में समय बदला, बहुत सारा उत्पादन दुनिया में होने लगा। उत्पादन अगर होता है तो उसका इस्तेमाल भी जरूरी है, उसका उपभोग भी जरूरी है, और उपभोक्ताओं को ढूंढना ये बहुत बड़ी जरूरत हो गई उन देशों की जो उस मशीनीकरण में बहुत तेजी से प्रोडक्शन करते चले गए, उत्पादन करते गए। तो उनको दो चीजों की जरूरत हुई। मैं, देखिए, आप मेरी बात को आप इंडियन इकोनॉमी से लिंक कर सकते हैं। अपने पास जो है इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन, वहां भी आएंगे। सबसे पहला चैप्टर, ब्रिटिशर्स को हजारों किलोमीटर दूर क्यों आना पड़ा भाई भारत में? सीधी सी बात है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। अभी उनको दो चीजों की जरूरत पड़ी, मार्केट, कि हमने जो बनाया किसको बेचे, और जो बनाना है आगे उसके लिए रिसोर्स कहां से लाए। इसलिए उन्होंने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी छोड़ दी, निकल गए बाहर। ये पूरी दुनिया है बाहर, पूरी दुनिया। कोई गया अफ्रीका, कोई गया अमेरिका, कोई गया एशिया। भारत एशिया में आता है, यहां भी चले आए। तो अब हमारी इकोनॉमी ओपन होने लगी। ओपन इकोनॉमी मतलब इंटरेक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी विद द अदर वर्ल्ड इकोनॉमी, अदर पीपल्स, इंटरेक्शंस, एक दूसरे से, ट्रेड ऑफ, वापस लेन देन। जो जिन चीजों में अच्छा है उसे बना करके उसको देगा, जो उन चीजों को नहीं बनाना जानता है या उसको बनाते वक्त उसमें खर्चे ज्यादा आते हैं, तो खर्चों को बचाने के लिए जो उसमें माहिर है उनसे वो चीजें ले ली, और आप जिसमें माहिर है वो उनको दे दें। यही इकोनॉमी है। तब जाकर के हमारा कॉन्सेप्ट आया डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। ये तो बात हो गई कहानी की। थोड़ा सा अब हम कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं। सबसे पहली बात, बच्चों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं ना तो क्या समझ में आना चाहिए, है ना। सबसे पहले दिमाग में डाल दो, डोमेस्टिक इनकम का एक हमारे पास तकनीकी नाम है, टेक्निकल नेम, NDPFC, एंड द नेशनल इनकम इज नोन बाय
NNPFC। अगर आप इसको स्पेल आउट करोगे, इसका नाम बोलना आना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा क्या क्या बच्चे गलती करते हैं। एक एक गलती से मैं आपको वाकिफ करवाऊंगा ताकि वो गलतियां आप ना करो, और वो गलतियां ही हमें सिखाएंगी। ये देखिए, बड़ी अच्छी विडंबना है जीवन की। गलती करके ही हम सीखते हैं, बिना गलती किए नहीं सीखेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनडीपीएफसी, और उसको शॉर्ट में हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। दिस इज नेट, दिस एन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आप दूसरा जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, है ना, उसमें जहां कहीं ये आ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, तो एक डिफरेंस तो हमें मालूम चल गया इनके नाम का। डोमेस्टिक इनकम इज आल्सो नोन एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम। अब हम इसके डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं, जो टेक्निकल डिफरेंशिएशन है, और वो समझ इतनी काम आने वाली है। आप 6 नंबर के प्रिकॉशंस के बेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्रैक करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो क्रैक करेंगे, एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आप क्रैक करेंगे, मैच द फॉलोइंग के आप क्रैक करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देंगे। अरे भैया बहुत सारा इतना सा। क्या कह रहे हो भाई, नहीं बताऊं? बताना तो पड़ेगा। चलो आगे निकलते। फिर नहीं बताया तो कहोगे बताया नहीं, इसलिए बताना तो पड़ेगा, है ना। तो पहला डिफरेंस आपने देख लिया ना। अब ये पहले समझ लेते हैं बात को। जब आपसे पूछा जाए कि कोई ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक इनकम है या नेशनल इनकम है, तो उसको कैसे समझना है, या दिमाग में वो केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए जो आपको ये समझाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन बताया गया है ये डोमेस्टिक इनकम है या नहीं, उसका बेस। देखिए, जब हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की जब हम बात करेंगे, ठीक है ना, इधर डोमेस्टिक इनकम, तो आपको ये देखना है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हैं, जैसे कि आप एग्जांपल समझ लीजिए कि सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से ट्रेड ऑफ हुआ। जिस बंदे को सैलरी मिली है उसने अपनी तरफ से क्या दिया, किसमें अच्छा था, कुछ काम करने में अच्छा था। मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने में अच्छा हूं, ऐसा मुझे लगता है ना, तो मैं अपने आप को ऑफर करूंगा कि भैया मुझे काम दीजिए, मैं पढ़ाऊंगा। सामने वाले को जरूरत है, काम लेगा, मेरा काम लिया है, मुझे पैसे देगा, ट्रांजैक्शन हो गया, है ना, मैंने सर्विस दी, उसने मुझे पैसा दिया। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ। सैलरी मुझे एक प्रकार से क्या मिली, रेम्यूनरेशन मिला मेरे को। रेम्यूनरेशन यानी पारितोषिक, मेरे परिश्रम का फल। और मैंने क्या दिया, मैंने दी अपनी सर्विस, यानी टीचिंग, मैंने पढ़ाया। अभी ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। अब सवाल आ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नेशनल इनकम का। तो बात को पूरा करना पड़ेगा, अधूरी जानकारी। अगर डोमेस्टिक इनकम के लिए पूछा जा रहा है ना, तो क्वेश्चन में साफ दिया होगा कि ये जो सर्विस है ना, ये दिल्ली यानी जो हमारे देश की कैपिटल सिटी है वहां जनरेट हुई है, ये सैलरी वहां बनी है। तो अब क्या सोचना है, अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी पूछा तो सबसे पहले जरूरी है कि जो टेक्निकली जिसको डिफाइन किया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी, उसमें ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, याद रखना। सैलरी कहां मिली है, दिल्ली में मिली है।
डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम आया तो क्या सोचना है, थिंक अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी, ओनली थिंक अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नथिंग एल्स। तो आप डोमेस्टिक टेरिटरी में हम क्या क्या लेंगे, सबसे पहले तो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री आ गई, पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, कोई पूछे तो कैसा आएगा दिमाग में, है अच्छा पाकिस्तान नहीं वो नहीं है, अच्छा कोई दूसरा देश नहीं, वो भी नहीं है। पॉलिटिकल बाउंड्री हमारा देश है जहां पर बहुत सारे राज्य हैं, आप नक्शा देखते होंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और यहाँ राजस्थान से लेकर के असम, मणिपुर, मेघालय, जो भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया जो आपको दिखता है, दिस इज द पॉलिटिकल बाउंड्री। लेकिन बीच में एक समुद्र आ जाता है भाई, लक्षद्वीप आ जाते हैं और फिर अंडमान निकोबार आ जाते हैं, तो वो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, हमारे देश का हिस्सा है। 200 नॉटिकल माइल्स ओशियन एरिया, समुद्र का जो किनारा है 200 नॉटिकल माइल्स, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री, द होल इंडियन मैप प्लस यूनियन टेरिटरीज, दमन, दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, एक्स्ट्रा जो भी है वो एसएसटी का मामला है, देख लेना, लेकिन आइडिया हो गया। नंबर 2, 200 nautical miles of ocean territory which is attached to our geographical area, हमारे देश की geographical area से जो अटैच है 200 nautical miles। जब पानी में हम दूरी को नापते हैं ना, तो किलोमीटर नहीं लिख करके nautical miles लिख लेते हैं, वो विज्ञान होगा, कोई पता नहीं क्या विज्ञान है, फिर भी चलो ये रखा, ये याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रहना चाहिए। डोमेस्टिक इनकम की बात हो, मैं वापस बार बार बोलता हूं, डोमेस्टिक इनकम की बात हो तो हमें थिंक अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में सोचना है, किसके लिए, कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं वहां पर, ठीक है ना, तो उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में हमें सोचना है। तीसरा, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं पर आकर बच्चे को फंसाता है एग्जामिनर, ये है इंडियन embassies which are generally located at abroad, विदेशों में। देखिए मैंने क्या बोला, अब हम क्लोज इकोनॉमी में नहीं रह सकते, हमारी जरूरतें एक दूसरे देश मिलकर के पूरी करते हैं, हम सबकी, हर देश की। आप ऐसा ना समझें कि अमेरिका किसी पर निर्भर नहीं है, यूएस से भी निर्भर है, और प्रत्येक देश एक दूसरे पर निर्भर है आज की तारीख में, ठीक है। सेंटिनल आइलैंड में नहीं रहते हैं हम, है ये ध्यान रखना। तो रिलेशंस में कभी कभी खटास आती है, दिक्कतें आती हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको अपना वीजा बनाने में समस्या आ गई, पासपोर्ट बनाने में समस्या आ गई, कोई तो हो जो उस समस्या को सुलझाए, कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, कोई भी। उसके लिए हमारी सरकार एक ऑफिस सेटअप करती है, वो विदेशों में करती है, ठीक है, तो उस ऑफिस को हम बोलते हैं इंडियन एम्बेसीज। तो ऐसे के ऐसे जो है यूएसए वाले अपनी एम्बेसी दिल्ली में या जो भी है, जनरली ये एक प्रचलन है कि कैपिटल सिटी में होती है, तो दिल्ली में वो एम्बेसी होगी। तो देखिए अब यहाँ पर आपको मामला समझ में आ जाएगा, ये ऑफिस है, एक ऑफिस दिल्ली में बना हुआ है, लेकिन वो है यूएसए एम्बेसी, तो टेक्निकली वो यूएसए का पार्ट है, दिल्ली में होते हुए भी वो हमारा नहीं है। तो अगर कोई कहेगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो इस वीडियो में सर ने कहा था पॉलिटिकल बाउंड्री में होना चाहिए, तो ये भाई साहब दिल्ली में है, तो आप कहोगे ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो भैया ये गलती मत करना, है ना, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, ये यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो फिर हमारी कौन सी हुई, ये नीचे इधर देखो, इंडियन एम्बेसी इज लोकेटेड एट अब्रॉड, तो हम वाशिंगटन डीसी में है, लंदन में है, तो वो ऑफिस डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो इन शॉर्ट क्या समझे, कोई भी भारत में कमाएगा, कोई भी,
आपको डोमेस्टिक इनकम के लिए थिंक अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी जैसे मान लो किसी ने कह दिया अ फॉरेनर इज वर्किंग इन इंडिया, अमेरिका में काम कर रहा है, उसकी इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है कि नहीं है? अरे भैया इंडिया बोल दिया ना, और डोमेस्टिक पूछ रहे हो। अब कोई भी है क्या, मतलब इंडियंस हैं, बाहर का बंदा है, फॉरेनर है, वो यहाँ पे आके काम कर रहा है पॉलिटिकल बाउंड्री में, तो वो माना जाएगा, ठीक है ना? तो वो डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है ना? वो फॉरेनर है, नॉन रेजिडेंट है, लेकिन इंडिया में अगर आ गया, इंडिया में कहाँ पॉलिटिकल बाउंड्री में या इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए अमेरिका में है, तो अमेरिका में है तो ऐसा तो नहीं है कि इंडियन एम्बेसी में सारे इंडियंस काम कर रहे हैं? उस वाशिंगटन डीसी के अंदर जो ऑफिस बना हुआ है, वो बंदा क्या बोलता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वो ऐसे बोलता हुआ अपने घर में कि भाई मैं भारत जाकर के आ रहा हूँ। हाँ, यही है। जैसे वो बिल्डिंग से बाहर निकला वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, जैसे इंडियन एम्बेसी में घुसा भारत में, दैट सिंपल। इन द सेम वे यूएसए एम्बेसी में मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं, मेरी नौकरी लग गई, तो मैं अपने घर में कनॉट प्लेस में हूं, मेरा मकान बना हुआ है कनॉट प्लेस में दिल्ली में, तो कनॉट प्लेस से मैं निकलूंगा अपनी स्कूटर में, बाइक में, जो भी है, मैं कहूंगा भैया मैं यूएस से जा रहा हूं। मैं काम कहाँ करता हूँ? यूएसए एम्बेसी में। जैसे मैं एम्बेसी में घुसा, मैं अमेरिका का हो गया, मैं वहां काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही शाम को मैंने वो ऑफिस छोड़ा, मैं वापस अपने इंडिया में आ गया। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आपको क्या सोचना है कि पॉलिटिकल बाउंड्री हमारी होनी चाहिए 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, याद रहे नहीं रहे, ठीक है, ये कोई इतना नहीं है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडियन एम्बेसीज को आप ध्यान रखें। तो एक मेजर डिफरेंशिएशन जो है वो मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम आपको डिफाइन करनी है ना, तो आप इसको डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ डोमेस्टिक इनकम के लिए देख रहे हैं, सम टोटल, यानी जोड़ना, SUM, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है एज ए रेम्यूनरेशन, पारितोषिक, परिश्रम के लिए जो दिया जाता है, या जो कुछ भी आपने ट्रेड ऑफ किया है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये 11th में भी सिखाते हैं, नहीं मालूम है तो भी आप सुन लीजिए, याद रखिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन करने के कारक कौन होते हैं, किन की वजह से उत्पादन हो सकता है, वो है देखिए लेबर, ठीक है, पूंजी यानी कैपिटल, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, कैश आ जाता है, मशीनरी आ जाती है, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, रॉ मटेरियल आ जाता है, जो भी आपको समझना है उसमें। फिर उसके बाद में इन सबको जो मैनेज कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम कहेंगे, ओनरशिप जिसके पास होती है, जो इन सबको देख रहा होता है, और उसके बाद में जो लैंड है जहां आप प्लांट लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, या जो भी प्रोडक्शन यूनिट आपकी लगेगी, तो उन लोगों को वापस कुछ ना कुछ लौटाना है। तो वो फर्म क्या लौटाती है उनको? फैक्टर इनकम के तौर पे। फर्म जब करती है तो वो तो फैक्टर पेमेंट बोलती है, लेकिन ये मैंने पेमेंट करी, मैं ऑनर हूँ, ऑनर मतलब एक फर्म चला रहा हूँ। लेने वाला जो भी लेबर है वो वेजेस लेगा, सैलरी लेगा, जिसने जमीन दी है वो रेंट जो है वो लेगा, जिसने कैपिटल दिया है वो इंटरेस्ट लेगा, तो इसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो फैक्टर इनकम जो है उसका जोड़ लेना है पूरा, टोटल, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जो कि किसमें हो सकती है? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट earned within the domestic territory of a country। आप देख रहे हैं ना क्या लिखा है यहां पे? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये मैं आपसे बात कर चुका हूं। अब नेशनल इनकम में आइए आप, ये भी सम टोटल है किसका? फैक्टर इनकम का, यानी रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो भैया अंतर क्या है? अंतर आया नीचे, ये है अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अब हमें इसको समझना है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा। क्या मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूं? हाँ, क्योंकि मैं भारत में रहता हूं, भारत का नॉर्मल रेजिडेंट हूं, क्योंकि मैं भारत में रहता हूं, कई वर्षों से रहता हूं। मैं अगर कहीं बाहर विदेशों में घूमने भी गया तो घूम फिर करके मैं वापस आ गया। मेरा खाना पीना यही होता है, मैं कमाता यहीं पर हूँ, मेरा परिवार यहीं है, परिवार पर खर्चे मैं यहीं करता हूँ, यानी मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इसी देश में है, कमाना यहीं से, खर्च यहीं करना, ठीक है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है मेरा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं बाहर चला भी गया,
मान लीजिए मैं कहीं बाहर चला गया, मान लीजिए मैं बांग्लादेश चला गया, ठीक है। बांग्लादेश हमारे देश की टेरिटरी तो नहीं है, तो मैं विदेशों में काम कर रहा हूँ, अब्रॉड में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं साल भर के अंदर एक बार अपने देश लौट आता हूँ, चाहे कितने ही दिनों के लिए आऊं। मतलब कहने का मतलब है कि मेरा अभी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेरे अपने देश में है, मैं बाहर से कमा रहा हूं, कमा के ला रहा हूं। तो जब इंडिया से मैं निकल के बाहर गया, ठीक है ना, कहां गया भाई? बांग्लादेश गया। बांग्लादेश में मैंने पैसा कमाया, मुझे सैलरी मिली, लेकिन चूंकि मैं ये सैलरी अपने परिवार को या तो भेज दूंगा या मैं स्वयं लेकर के आऊंगा, इस पैसे का हिस्सा, बड़ा हिस्सा मैं खर्च करूंगा भारत में ही। तो मेरा अभी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश में है, मैंने इसकी रेजिडेंसी, मैंने इसकी सिटीजनशिप नहीं छोड़ी है, मैं वहीं का रेजिडेंट हूं। लेकिन किन्हीं कारणों से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, मैंने क्या बोला, इंटरेक्शन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, अन्यथा हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हम सेंटिनल आइलैंड में नहीं रहते हैं, हम भारत जैसे देश में रहते हैं जिसका दुनिया के तमाम देशों से लेन देन है। तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ये सुविधा है, मुझे कमाने के लिए जा सकता हूँ। मैं बांग्लादेश गया, वहां मैंने पैसा कमाया, मैंने 1 लाख रुपए कमाए, मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाए, तो इस 1 लाख रुपए को, जो 1 लाख रुपए, मैं नीचे से इधर ऊपर आ गया हूँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ नजर नहीं, यहाँ आ गए हम, 1 लाख रुपए मैंने कमाया। तो इसको मैं अपने इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोलूंगा फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। आप कहोगे क्या कर दिया सर, पूरा गचक पचक कर दिया, कहीं दिखाई देते हैं? अरे चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन में सब चीज दूंगा, जो एग्जाम में लिखना है ना वो डिस्क्रिप्शन में आएगा, लेकिन हम आत्मा से जुड़ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहा था मैंने, अंडरस्टैंडिंग, तो बहुत जरूरी है। कहां से कमाया? सही पकड़े, सही बोले, बांग्लादेश से कमाया। बांग्लादेश मेरा देश नहीं है, मैं कमाने गया हूं, तो वहां से जो मुझे इनकम मिली वो है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ये क्लियर? अब दूसरी बात, मैं इसे मिटा देता हूं, ये डिफरेंस हम देख चुके हैं यहाँ पर, थोड़ी सी जगह मैं बना ही लेता हूं यहाँ पे। अभी हम दूसरा लेते हैं, अभी ये मान लीजिए इंडिया, देखिए मेरे को मैप बनाना नहीं आता, ठीक है, हंसना मत, इंडिया ऐसे ही है अपने बोर्ड पर, अपनी क्लास में, बाहर जाके किसी को मत बताना ये इंडिया बनाया है, ठीक है ना। सब मेरे को पता नहीं क्या क्या कह देंगे, दिखाना मत, आप समझ लेना इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है साहब। लंदन में जेम्स है, लंदन का निवासी है, लंदन का रेजिडेंट है, लंदन में रहता है, जेम्स है, लेकिन वो साहब आए हैं इंडिया, बेंगलुरु आ गए, बेंगलोर में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं कहां से कमाता था याद है? बांग्लादेश। मेरा इंटरेस्ट मेरे देश भारत में ही था, तो इन साहब का भी इंटरेस्ट अपने देश लंदन में ही है। ये केवल कमाने के लिए आए हैं, टेम्पररी, हिंदुस्तान में बेंगलोर आ गए, यहां से इन साहब ने 2 लाख रुपए कमा लिए। अब क्या कहोगे इसको, कौन कमा रहा है? फैक्टर इनकम, सैलरी है, प्रॉफिट है, कुछ भी, मान लो कंपनी चलाता है तो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 लाख रुपए को आप, जैसे इस 1 लाख को हमने क्या नाम दिया था? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मैंने दूसरे देश से, विदेशों से। किसने कमाया? नॉर्मल रेजिडेंट, जिसने सिटीजनशिप नहीं ली है, 1 साल से ज्यादा के लिए बांग्लादेश में नहीं रहता है, उसका इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी अपने देश में है, खाना पीना खर्चना सब कुछ अपने देश में है, ठीक है ना, वो यहां पर कर रहा है। इसी तरह से इन साहब का, जेम्स साहब का इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने देश में है, बस वो कमाने के लिए हमारे देश में आए, भारत में, बेंगलोर में। तो इन साहब की 2 लाख की कमाई कहलाएगी फैक्टर इनकम अर्न। ये तो ले गए जी, यहां से कमा के ले गए, तो टू अब्रॉड, आप इसको शॉर्ट में कर लीजिए, FYTA,
वाई 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 इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई बोलते हैं, वाई वाई वाई। याक, वाई फॉर याक, उसको बोलते हैं इनकम। इनकम आई से शुरू होता है, फिर वाई क्यों, प्रचलन है, बाद में बात करेंगे। इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां तक क्लियर हुआ बात। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाहर जाके कमाता है, जो इनकम लाता है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेनर, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि वो हमारे देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, तो वो बंदा इंडिया में आके पैसा कमाता है, तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखिए बड़ा सिंपल सा है, अगर हमें नेशनल इनकम पता करनी है ना, आप बताओ क्या करेंगे, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक, हाँ सही लगा, सही बोला एकदम, कि हमने तो कमाए 1 लाख और बंदा कमा के ले गया 2 लाख, तो फायदा तो इसको है, हम तो माइनस में चले गए। अब माइनस में कितने चले गए भाई, ये देखिए सीधी सी बात है, हमने कितना कमाया, क्यों, देखो जब भी बात आती है ना लेन देन की, तो सबसे पहले अपना सोचते हैं, इसलिए जो नेट डिफरेंस निकालना है, शुद्ध, कि भाई क्या फर्क, फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो भी अपन क्या कर रहे हैं, अपन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये बिल्कुल आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना, एकदम से मैं मिटा रहा हूं इन चीजों को, ठीक है। तो भाई ऐसा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से अपने को फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पता करना है, तो ये कितना था, 1 लाख, कितना किया माइनस, 2 लाख, 1 लाख में से 2 लाख गए, तो भाई ये कम है ये ज्यादा है, तो इतनी गणित तो समझ में आती है, नहीं आती तो फिर भी ध्यान रखें, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस किया तो जो भी आएगा 1 लाख आ रहा है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है, इसको हम बोलेंगे NFYA। क्या बोलेंगे, NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्पेल करो वापस, क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। माइनस में आ सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता था। कब होता, मैं कमाता 2 लाख और ये जेम्स भाई कमाते 1 लाख, तो क्या होता, वापस वही फॉर्मूला, फैक्टर इनकम फ्रॉम कितना कमाया 2, फैक्टर इनकम टू कितना कमाया 1 प्लस 1, तो NFYA क्या आया, पॉजिटिव। क्या आया, पॉजिटिव, तो NFYA हमारा आ गया पॉजिटिव। कब, जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ज्यादा नहीं है, कम है 1 लाख जहां, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है, यानी ले जाने वाला हमसे ज्यादा ले गया, तो वो माइनस में आएगा, NFYA वो माइनस में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अभी ये तो कॉन्सेप्ट की बात थी, पूरा आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे आपको अच्छे से लर्न करना है। तो एक बार फिर से हम शॉर्ट में इस बात को देख लेते हैं। अगर डोमेस्टिक इनकम पूछा जा रहा है तो हमें यह समझना है कि चाहे जो कोई भी फॉरेनर हो, रेजिडेंट हो, इंडियन हो, है ना, वो इनकम कहां अर्न कर रहा है। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, तो आपको वो समझना है। नेशनल इनकम पूछा तो टेरिटरी मत देखना, नॉर्मल रेजिडेंसी देखना उसकी, कि वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं, कंट्री का है या नहीं, ठीक है ना। अब चाहे वो कहीं कमाए, ठीक है ना, चाहे वो यूएसए में कमाए, चाहे वो इंडिया में कमाए, चाहे वो एम्बेसी में कमाए, किसी की भी एम्बेसी, कहीं पर भी, अगर वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट है ना, रेजिडेंट है, तो किसका पार्ट है वो नेशनल इनकम का पार्ट है। किसका पार्ट है, नेशनल इनकम का।
लेकिन कोई फॉरेनर या कोई इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए, तो वो किसका पार्ट है? डोमेस्टिक इनकम का। वो किसका पार्ट है? डोमेस्टिक इनकम का। तो ये बहुत जरूरी है, ये डिफरेंशिएशन आपको समझना है, और इस पर आपका बहुत सारा जो है बेस रहेगा आगे के कई सारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है देखिए, आप कहेंगे यार ये आदमी ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन लाया और 3 घंटे हमारे खराब कर दिए। ऐसा नहीं है, इस पूरे कॉन्सेप्ट पर आपका नेशनल इनकम पूरा टिका हुआ है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आंसर जो लिखना है, ठीक है ना। ये पूरी कहानी वानी दिखा देना। पता चला कि सीबीएसई में जाके दिखा रहे हो कि भैया ये वीडियो देख लो, हम तो समझ गए, आप भी समझ लो, ये नहीं करना, लिखना है अपने को, है ना। तो डिफरेंस में दोनों के डिफरेंस में आप याद करेंगे डेफिनेशन जो मैंने लिखी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसका फुल फॉर्म, जैसे डोमेस्टिक की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, और नेशनल की हम बात कर रहे थे, नेशनल इनकम, एनडीपीएफसी। याद कर लो भाई, एक दूसरे से पूछो, दोस्तों से पूछो, घर वालों को बताओ, सबको बताओ, ठीक है ना, फ्री में मिल रहा है सबको देने का। एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी। फिर एक फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, आगे करवाऊंगा, याद करवाऊंगा। यहां लिख रहे हैं एनडीपीएफसी का फॉर्मूला इनकम मेथड से आप लिख लेना, इनकम मेथड से, ठीक है। ये अभी शॉर्ट में बाद में बताएंगे। सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये 3 कंपोनेंट आप जोड़ते हैं तो आप पाते हैं एनडीपीएफसी, ठीक है। नेशनल इनकम के लिए कौन सा कंपोनेंट लाए थे हम? एनएफआई। क्या लाए थे? नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई। इस एनएफआई को अगर हम इस पूरे फॉर्मूले में डोमेस्टिक में जोड़ दिया, ग्लोबल हो गए, डोमेस्टिक में जोड़ दिया, ग्लोबल हो गए, ठीक है ना, जोड़ दिया तो प्लस एनएफआई किसमें? इस पूरे फॉर्मूले में, इस पूरे, यानी कि ये क्या हो गया? एनएफआई लेके चले प्लस सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएससी, तो भैया ये बन गया आपका नेशनल इनकम। दैट्स सो इजी, वेरी इजी। कितना आसान हुआ। अब एक और जो क्वेश्चन साथ में डाल रहा हूं ना, मक्खन की तरह है एकदम, अभी बताओगे, आप खुद बताओगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। नहीं, बता देता हूं, फिर कहोगे बताया नहीं, है ना, बताऊंगा, है। तो ये है, ये सवाल पूछता है, दूसरा सवाल भाई क्या याद नहीं आ रहा यार, अरे क्या था, आया कैन डोमेस्टिक इनकम, बोले तो हाँ सुन रहा हूँ, हाँ सुना, एनडीपीएफसी, कैन डोमेस्टिक इनकम बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम? क्या ये नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम ज्यादा हो सकती है, यानी कि एनएनपीएफसी से? ऐसा सवाल क्यों आया भाई? ऐसा सवाल इसलिए आया कि जनरली डोमेस्टिक इनकम जो है वो एक शॉर्टर कॉन्सेप्ट है और एनएनपीएफसी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। भाई ब्रॉडर ही होगा, सेंटिनल वालों से जाके पूछो उनकी इकोनॉमी बड़ी है या भारत की? ऑब्वियसली हमारी ना, क्योंकि हम ग्लोबल हैं, पूरी दुनिया से जुड़े हैं, तो दुनिया से कमा करके लाएंगे तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, जनरली ऐसा लगता है। लेकिन सवाल पूछ लिया एग्जामिनर ने कि क्या डोमेस्टिक इनकम एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम से बड़ी हो सकती है, तो भाई इसको समझो आप, बड़ा आसान है। हम यहां पे लिखते हैं एनडीपीएफसी, हमारे पास है एनएनपीएफसी, तो ये डोमेस्टिक, ये नेशनल, ये देखिए बीच में एन और पी के बीच में डी फॉर डोमेस्टिक, एन नेट नेशनल, ये नेशनल है ना। नेशनल ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट, बाहर से भी कमाया, देश में भी कमाया, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया,
देश में भी कमा सकता है और बाहर से भी कमा सकता है, लेकिन ये केवल देश में है ना। क्लोज इकोनॉमी, क्लोज, ठीक है, क्लोज, ओपन, ओपन बड़ा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा जा रहे हैं। क्या करेंगे? कंपोनेंट कौन है, डिफरेंस कौन है? NF/A। कौन है? माइनस NF/A। याद करो, ठीक है। अभी सवाल क्या पूछा कि डोमेस्टिक इनकम बड़ी हो सकती है, चलो 1000। कितनी बताई हमने? 1000। इसको छोटा कर दो, 800। NF/A। हाँ, तो क्या किया हमने कि डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कितनी ली हमने? 1000 ली, जिसको ये ज्यादा बता रहे हैं। NNPFC जिसको ये कम बता रहे हैं, क्या ज्यादा हो सकती है? देखते हैं ज्यादा हो सकती है कि नहीं और कब होगी। 1000 हमने NDPFC ले ली, NNPFC यानी कि नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम माइनस NF/A। ये मैंने आपको बताया कैसे होगा। अभी आप इस वैल्यू को यहां ले जाएंगे तो ये क्या हो गया आपके? 200 इज इक्वल्स टू माइनस NF/A। माइनस में आ रहा है वैल्यू, ये 200 है लेकिन माइनस में आ रहा है। इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से कब ज्यादा हो सकती है? ये ज्यादा तब हो सकती है जब NF/A माइनस में है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी नेगेटिव आ रही है। इन दैट केस डोमेस्टिक इनकम विल बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम। आज के लिए यही आपसे विदा चाहता हूं, कल हम फिर मिलेंगे। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स के लिए, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपका वक्त ज्यादा लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन चीजों को उनके अनुसार ही देखा जाता है, उसी तरह से समझा जाता है। कल मैं आपसे फिर मुखातिब हो रहा हूं 2 या 3 नए क्वेश्चंस के साथ। यूनिट में यही रखूंगा नेशनल इनकम, ताकि एक कनेक्टिविटी बने। कल तक के लिए अलविदा, नमस्कार, शब खैर, थैंक यू।